तो भाई स्लोप आखिर होता क्या है? सोचो, कोई भी जमीन की सरफेस जो एकदम फ्लैट ना हो, बस वही झुकी हुई सरफेस एक स्लोप है। ये किसी छोटी सी पहाड़ी की हल्की सी चढ़ाई हो सकती है या फिर किसी बड़े से पहाड़ की एकदम खड़ी ढलान। स्लोप डेवलपमेंट इसी की कहानी है कि ये स्लोप्स बनते कैसे हैं और फिर बहुत लंबे टाइम में बदलते कैसे हैं। ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जियोमॉर्फोलॉजी, अरे वो साइंस जो अर्थ पर जमीन के अलग अलग लैंडफॉर्म्स की स्टडी करती है। इससे हमें वो मस्त और तरह तरह के लैंडस्केप समझने में हेल्प मिलती है जो हम रोज अपने चारों ओर देखते हैं। ये टाइम में एक सफर जैसा है, अर्थ को खुद को शेप देते हुए देखना। स्लोप्स स्टैटिक नहीं होते भाई, डायनामिक होते हैं। वो हर पल बदलते रहते हैं। समझ लो कि ये हमारे प्लैनेट के जीते जागते फीचर्स हैं। ये इवोल्यूशन कई तरह के नेचुरल प्रोसेसेस से होता है। ये प्रोसेस एकदम धीरे धीरे और स्टेडी हो सकते हैं, हजारों या लाखों साल तक चलने वाले। और कभी कभी ये बहुत तेज और ड्रामेटिक भी हो सकते हैं, जैसे अचानक कोई लैंडस्लाइड हो गया। स्लोप का इनिशियल फॉर्म टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से हो सकता है, मतलब जब अर्थ की क्रस्ट जमीन को ऊपर की तरफ धकेलती है। वोल्केनोज भी अपने लावा फ्लोज और राख के जमने से नए स्लोप्स बनाते हैं। ये सब स्लोप के बदलने की लंबी कहानी के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। एक बार स्लोप बन गया तो नेचर के एजेंट्स अपने काम पर लग जाते हैं। इन एजेंट्स में ग्रेविटी, पानी, हवा और बर्फ शामिल हैं। वेदरिंग ढलान पर मौजूद रॉक्स को तोड़ती है। इरोजन, जो नदियां या ग्लेशियर्स करते हैं, इस टूटे फूटे मटेरियल को हटा देता है। मैस वेस्टिंग होता है, जब मटेरियल ग्रेविटी की वजह से ढलान से नीचे खिसकता है। ये सारे प्रोसेस आपस में बड़े कॉम्प्लेक्स तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं और लगातार स्लोप्स के शेप, एंगल और लंबाई को बदलते रहते हैं। बदलाव के इसी प्रोसेस को हम स्लोप डेवलपमेंट कहते हैं। ये बनने और बदलने का एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो हर टाइम चलता रहता है। स्लोप डेवलपमेंट को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, समझे? इसके हमारे लिए बड़े प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं। स्लोप्स कैसे बदलते हैं, इसकी स्टडी करके साइंटिस्ट फ्यूचर में होने वाले चेंजेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये नॉलेज कई कारणों से क्रूशल है। इससे रोड्स और बिल्डिंग्स के सेफ कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग में हेल्प मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद मिलती है और लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल खतरों से होने वाले रिस्क्स का असेसमेंट करने में भी। तो स्लोप्स के बारे में सीखना मतलब अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखना। इसका मतलब है उन फोर्सेस को समझना जो हमारी दुनिया को शेप देती हैं और हम इसमें और ज्यादा सेफली कैसे रह सकते हैं। स्लोप डेवलपमेंट पर सोचने वालों में सबसे पुराने और सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में से एक थे विलियम मॉरिस डेविस। वो एक अमेरिकन जियोग्राफर थे। करीब लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने जियोग्राफिकल साइकिल का आइडिया दिया, जिसे साइकिल ऑफ इरोजन भी कहते हैं। डेविस का मानना था कि लैंडस्केप्स कुछ प्रेडिक्टेबल स्टेजेस से गुजरते हैं। उन्होंने इसकी तुलना किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल से की, यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज। उन्होंने इमेजिन किया कि जमीन तेजी से अपलिफ्ट होती है, फिर बहुत लंबे टाइम तक नदियां और वेदरिंग इस उठी हुई जमीन को घिसकर छोटा कर देंगी। ये डाउनवेयरिंग प्रोसेस उनके इस आइडिया का सेंट्रल पॉइंट था कि स्लोप्स कैसे बदलते हैं और लैंडस्केप्स कैसे इवॉल्व होते हैं। डेविस के मॉडल में यूथफुल स्टेज में स्टीप स्लोप्स और गहरी वी शेप्ड घाटियां होती हैं। नदियां एक्टिवली नीचे की तरफ काट रही होती हैं। जैसे ही लैंडस्केप मैच्योरिटी में पहुंचता है, स्लोप्स और जेंटल हो जाते हैं, घाटियां चौड़ी हो जाती हैं और एक ड्रेनेज नेटवर्क अच्छे से बन जाता है। आखिर में ओल्ड एज में जमीन घिसकर लगभग फ्लैट प्लेन बन जाती है। डेविस ने इसे पेनेप्लेन कहा, मतलब लगभग प्लेन। उनका मॉडल सिंपल और एलिगेंट तो था, पर इसमें यह मान लिया गया था कि अपलिफ्ट तेजी से होता है और फिर रुक जाता है। इसे बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने चैलेंज किया, लेकिन डेविस ने फ्यूचर स्टडीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रखी। फिर आए वॉल्टर पेंक, एक जर्मन जियोलॉजिस्ट 1920s में। पेंक ने स्लोप डेवलपमेंट पर एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि अपलिफ्ट और इरोजन एक ही टाइम पर हो सकते हैं। वो डेविस के इस आइडिया से अग्री नहीं करते थे कि तेजी से अपलिफ्ट होता है और फिर लंबे टाइम तक सब शांत रहता है। पेंक का मॉडल स्लोप रिप्लेसमेंट पर फोकस करता था। उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टीप स्लोप्स अपना एंगल बनाए रखते हुए पीछे हटते हैं। इसे बैकवेयरिंग कहते हैं। अपलिफ्ट का रेट, डिन्यूडेशन, जो जमीन की सरफेस का नीचे होना है, के रेट के मुकाबले स्लोप का शेप तय करेगा। उनके आइडियाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन उन्होंने फोर्सेस के डायनामिक इंटरप्ले को हाईलाइट किया। बाद में मिड 20th सेंचुरी में लेस्टर चार्ल्स किंग, एक साउथ अफ्रीकन जियोलॉजिस्ट, ने अपना पेडिप्लेनेशन साइकिल प्रपोज किया।
किंग के आइडियाज उनकी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, खासकर अफ्रीका के लैंडस्केप्स की स्टडीज से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्होंने स्कार्प रिट्रीट के प्रोसेस पर जोर दिया। इसमें स्टीप क्लिफ जैसे स्लोप्स या स्कार्प्स अपने पैरेलल पीछे हटते हैं। जैसे जैसे वो पीछे हटते हैं, वो अपने बेस पर एक जेंटली स्लोपिंग इरोडेड रॉक सरफेस छोड़ जाते हैं, जिसे पेडिमेंट कहते हैं। टाइम के साथ ये पेडिमेंट्स बड़े होकर आपस में जुड़ सकते हैं। इससे एक एक्सटेंसिव फ्लैट सरफेस बनती है, जिसे पेडीप्लेन कहते हैं। किंग के मॉडल ने क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। वेदरिंग किसी स्लोप को बदलने का सबसे पहला स्टेप है। ये वो प्रोसेस है जिससे अर्थ की सरफेस पर रॉक्स टूटते हैं। ये इन सिटू होता है, मतलब रॉक्स वहीं टूटते हैं जहां वो हैं, हिलते नहीं। वेदरिंग के दो मेन टाइप्स होते हैं। फिजिकल वेदरिंग रॉक्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, बिना उनके केमिकल कॉम्पोजिशन को बदले। सोचो जैसे पानी क्रैक्स में जम जाता है और फैलता है। इस प्रोसेस को फ्रीज थॉ कहते हैं, या रॉक्स का प्याज की तरह परतें निकलना, जिसे एक्सफोलिएशन कहते हैं। केमिकल वेदरिंग में रॉक के केमिकल मेकअप में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का पानी कुछ मिनरल्स को डिसॉल्व कर सकता है, या ऑक्सीजन लोहे वाली रॉक्स में ऑक्सीडेशन से जंग लगा सकता है और उन्हें कमजोर कर सकता है। एक बार जब रॉक्स वेदरिंग से कमजोर और टूट जाते हैं, तो ग्रेविटी अक्सर अपना काम संभाल लेती है, गैप 2s। इससे होता है मैस वेस्टिंग, जिसे कभी कभी मैस मूवमेंट भी कहते हैं। मैस वेस्टिंग मतलब रॉक, सोइल और डेब्री का ग्रेविटी के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में ढलान से नीचे की ओर खिसकना। ये बहुत स्लो हो सकता है, जैसे सोइल क्रीप, जहां जमीन साल में बस कुछ मिलीमीटर्स ही खिसकती है, या फिर ये बहुत फास्ट और डेंजरस हो सकता है, जैसे लैंडस्लाइड्स, रॉक फॉल्स या मड फ्लोज। ये इवेंट्स किसी स्लोप को बहुत कम टाइम में ड्रामेटिकली बदल सकते हैं। पानी कितना है, ये अक्सर क्रूशियल रोल प्ले करता है। पानी मटेरियल को भारी बना सकता है और फ्रिक्शन कम कर सकता है, जिससे मूवमेंट आसान हो जाता है। इरोजन एक और की प्रोसेस है जो स्लोप्स को शेप देता है। वेदरिंग के अनलाइक, इरोजन में वेदर्ड मटेरियल को हटाना और ट्रांसपोर्ट करना शामिल है। इरोजन के मेन एजेंट्स हैं पानी, हवा और बर्फ। नदियां पावरफुल इरोडर्स होती हैं। वो घाटियां बनाती हैं और भारी मात्रा में सेडिमेंट को डाउनस्ट्रीम ले जाती हैं। बारिश की बूंदें खुद सॉइल पार्टिकल्स को अपनी जगह से हटा सकती हैं, जिसे स्प्लैश इरोजन कहते हैं। ड्राई एरियाज में हवा सैंड और डस्ट उड़ा सकती है, जिससे रॉक सरफेसेस घिस जाती है। ग्लेशियर्स, जो बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, लैंडस्केप्स को खुरच सकती हैं, यू शेप्ड घाटियां और दूसरे डिस्टिंक्टिव फीचर्स बनाती हैं। ये एजेंट्स बिना थके काम करते हैं, हमारे आसपास के स्लोप्स को कॉन्स्टेंटली रीशेप करते रहते हैं। आखिर में उस सारे मटेरियल का क्या होता है जो वेदर और इरोड होता है? वो कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को डिपोजिशन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे ही ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, जैसे नदी या हवा की एनर्जी कम होती है, वो अपना लोड और नहीं उठा पाता, तो वो मटेरियल को गिरा देता है। ये अक्सर स्लोप्स के बेस पर, नदी घाटियों में, लेक्स में या ओशन में होता है। डिपोजिशन से नए लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं, जैसे पहाड़ों के नीचे अलूवियल फैंस, या जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां डेल्टास। तो स्लोप डेवलपमेंट एक बैलेंस है, स्लोप के एक हिस्से से मटेरियल हटना और दूसरे में डिपॉजिट होना। कई मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्लोप्स कैसे डेवलप होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें यह शामिल है कि वहां किस टाइप का रॉक है। हार्ड रेजिस्टेंट रॉक्स जैसे ग्रेनाइट ज्यादातर स्टीपर और रगेड स्लोप्स बनाते हैं, जबकि सॉफ्टर रॉक्स जैसे शेल या क्ले आसानी से इरोड हो जाते हैं, जिससे जेंटलर स्लोप्स बनते हैं। रॉक लेयर्स किस तरह टिल्टेड हैं, फोल्डेड हैं या उनमें फॉल्टेड हैं, यह भी बड़ा रोल प्ले करता है। फॉल्ट्स, जो रॉक में फ्रैक्चर्स होते हैं, वीकनेस के जोन बना सकते हैं। ये जोन्स अक्सर इरोजन और लैंडस्लाइड्स के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए अंडरलाइंग जियोलॉजी को समझना स्लोप फॉर्म्स और उनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए फंडामेंटल है। क्लाइमेट एक और क्रिटिकल फैक्टर है जो स्लोप प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग डोमिनेंट प्रोसेसेस होते हैं। ह्यूमिड, रेनी क्लाइमेट्स में पानी से रिलेटेड इरोजन और केमिकल वेदरिंग आमतौर पर बहुत एक्टिव होते हैं। इससे राउंडेड हिल्स और वेल डेवलप्ड रिवर सिस्टम्स बन सकते हैं। एरिड या डेजर्ट क्लाइमेट्स में टेम्परेचर चेंजेस जैसी फिजिकल वेदरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। विंड इरोजन भी सिग्निफिकेंट होता है। ड्राई एरियाज में स्लोप्स अक्सर अलग दिखते हैं, कभी कभी शार्पर एंगल्स और ज्यादा एक्सपोज्ड रॉक के साथ।
कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड या हाई लैटिट्यूड रीजन्स में फ्रीज थॉ एक्शन और ग्लेशियल प्रोसेसेस जमीन के मेन स्कल्प्टर्स होते हैं जो यूनिक स्लोप फीचर्स बनाते हैं। वेजिटेशन या उसकी कमी का स्लोप्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। प्लांट रूट्स सोइल को आपस में बांध कर रखने में हेल्प करती हैं, जिससे वो इरोजन के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है। पत्तियां और प्लांट लिटर सॉइल सरफेस को रेन ड्रॉप्स के डायरेक्ट इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। इससे स्प्लैश इरोजन और सरफेस रन ऑफ कम होता है। जब वेजिटेशन हटा दी जाती है, शायद डिफोरेस्टेशन या ओवरग्रेजिंग की वजह से, तो स्लोप्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। सोइल इरोजन ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। इससे लैंड डिग्रेडेशन और लैंडस्लाइड्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए बहुत से एनवायरनमेंट्स में स्लोप स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए वेजिटेशन को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना क्रूशियल है। आखिर में ह्यूमन एक्टिविटीज तेजी से स्लोप्स को शेप देने वाली एक मेजर फोर्स बनती जा रही है। हम रोड्स, रेलवेज और बिल्डिंग्स बनाते हैं, अक्सर स्लोप्स को काटते हुए या उन पर वेट डालते हुए। माइनिंग ऑपरेशन से पूरे हिल साइड्स हटाए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर, स्पेशली स्टीप टेरेन पर अगर केयरफुली मैनेज न की जाए तो ड्रेनेज पैटर्न्स को बदल सकती है और सॉइल इरोजन बढ़ा सकती है। ये एक्टिविटीज कभी-कभी स्लोप्स को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं, जिससे हैजर्ड्स पैदा हो सकते हैं। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए स्लोप डेवलपमेंट को समझना वाइटल है। ये हमें अपनी एक्टिविटीज को इस तरह प्लान करने में हेल्प करता है जिससे नेगेटिव इंपैक्ट्स मिनिमाइज हों। ये हमें लैंडस्लाइड्स जैसे रिस्क्स को प्रेडिक्ट और मिटिगेट करने में मदद करता है, जिससे जान और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन होती है। हमारा एनवायरनमेंट और हमारी वेलबीइंग इसी नॉलेज पर डिपेंड करती है।